Hello students, today we are going to study pharmacology first unit 5th topic opioid analgesics. So firstly we will discuss about what is analgesia and what is analgesic. After that we will discuss about what is opioid analgesic. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एनाल्जेसिक होते क्या हैं या ये एनाल्जेसिया होता क्या है जिसकी वजह से हम ओपॉइड एनाल्जेसिक का यूज़ कर रहे हैं. So firstly we will discuss about what is analgesia. Means pain is an ill-defined unpleasant sensation usually evoked by an external or internal nauseous stimulus. Pain ये एक ऐसा अनप्लीजेंट सेंसेशन है जो हमें अच्छा नहीं लगता है और किसी इस बाहरी स्टिमुलेट से या किसी अंदर के स्टिमुलेट की वजह से हो सकता है जो कि हमें अनप्लीजेंट सेंसेशन प्रोवाइड करता है. जैसे हम कांटा चुभ जाता है हमें या अचानक से ठोकर लग जाती है तो जो पेन रिलीज होता है अचानक से उसे हम एनाल्जेसिया बोलते हैं. और इस पेन को ठीक करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं. लेकिन एनाल्जेसिक ड्रग का काम ये होता है कि वो हमारा विदाउट अल्टरिंग कॉन्शियसनेस मीन्स वो हमें अनकॉन्शियस किए बिना ही अपना इफेक्ट दिखाती हैं. हमने एनेस्थेटिक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक. ठीक है, तो ये हमारे पेन के परसेप्शन को कम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो दिस इज द एनाल्जेसिया एंड एनाल्जेसिक. नाउ मूविंग द व्हाट इज ओपॉइड एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन में रिलीफ करने वाले जो हमारे ओपॉइड एल्कोलाइड से हमें ड्रग्स मिलती हैं दैट इज नोन एज ओपॉइड एनाल्जेसिक. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपॉइड एनाल्जेसिक्स हमें मिलते कहाँ से हैं. ओपियम अ डार्क ब्राउन रेजिनस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी पेपरवस सोमिनिफेरम कैप्सूल. इट कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ एल्कोलाइड. जो हमारा ओपियम है ये हमें पेपरवस सोमिनिफेरम से मिलता है जो कि डिफरेंट टाइप के अल्कोलाइड कंटेन करता है जिसका यूज़ हम एज अ ओपॉइड एनाल्जेसिक करते हैं. 3 तरीके का होता है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. नेचुरल में फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स में मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन. एंड सेमी सिंथेटिक में हीरोइन, ऑक्सीमोरफोन, हाइड्रोमोरफोन. एंड सिंथेटिक में मेपेरिडीन, मेथाडोन, मॉर्फिनेंस एंड बेंजोमॉर्फिन्स. नाउ मूविंग बेंजोइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, पेपाविरिन, नॉस्केपिन एंड नॉन एनाल्जेसिक होता है जो नॉस्केपिन होता है. तो these are the classification of the opioid analgesic. And now moving the opioid derivatives, opioid alkaloids, that is morphine. ठीक है, तो morphine is the principal alkaloid in opium and is still widely used, therefore it is described as prototype. जो हमारा मॉर्फिन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ओपियम अल्कोलाइड है, इसीलिए हमने इसको प्रोटोटाइप कैटेगरी में रखा है कि ये ड्रग जो है ये प्रोटोटाइप है. इससे पहले हम लोगों ने एट्रोपिन के बारे में पढ़ा था कि वो ड्रग जो थी वो प्रोटोटाइप थी. हम आज मॉर्फिन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एज एनाल्जेसिक और ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है. अब इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसको देख लेते हैं. तो फर्स्टली ये सीएनएस पे क्या इफेक्ट दिखाएंगी, एज एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाएंगी. जाहिर सी बात है क्योंकि हम एज ए पेन को रिलीफ करने के लिए, पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो एज एनाल्जेसिक सिडेशन कॉज करेंगी, मीन्स पेन से रिलीफ देंगी बट हमें नींद नहीं आएगी, मीन्स ये स्लीप कॉज नहीं करेंगी. यूफोरिया मीन्स कि हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसी हम चाह रहे हैं वैसी ही चीज़ें हो रही हैं. मूड चेंज भी होंगे, मेंटल क्लाउडीनेस होगी, मीन्स कि हम जो भी दिमाग में सोचेंगे वो हमें क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि क्या ये ऐसा ही हम सोच रहे हैं, उसमें कंफ्यूजिंग स्टेट बनी रहेगी. जो कफ सेंटर हैं हमारे उनको ये डिप्रेस करते हैं. जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है उनको भी डिप्रेस करते हैं जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया कॉज होता है. वेसोमेटर सेंटर है इनको भी डिप्रेस करते हैं हाई डोज पे जिसकी वजह से बीपी हमारा डिक्रीज हो जाता है. और जो मॉर्फिन होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे सीटीजेड को जिसकी वजह से हमें पता है नाउजिया और वोमिटिंग अकर्स होते हैं और यही क्या होते हैं, ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं. तो जनरली हम देख रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ये डिप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, और आई पे क्या कॉज करेंगे, मियोसिस कॉज करेंगे. और मियोसिस हमें पता है ग्लूकोमा में हमने पढ़ा था कि मियोसिस जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होता है. ठीक है, तो ये आई पे हमारी मियोसिस कॉज करेंगे. नाउ मूविंग रेस्पिरेशन में
रेस्पिरेशन में ये डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डिक्रीज वॉल्यूम करेंगे, डिक्रीज टाइडल चेंज करेंगे, जितना भी रेट वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम है ये सब डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और हम प्रेशर लगाकर रिस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे। जो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज हो रहा है जिसकी वजह से सारे कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, ये बेसिकली हमारे मॉर्फिन में जो म्यू रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं, जिन्हें हम ओपॉइड रिसेप्टर कहते हैं, उनकी वजह से हो रहा है। नॉजिया वोमिटिंग अगर हो रहा है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या कर रहे हैं, बीपी को कम कर रहे हैं, मीन्स कि ब्रेडिकार्डिया कॉज हो रहा है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैसोडाइलेशन भी हो रहा है। ठीक है। ऑन जीआईटी, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे ये क्या इफेक्ट डालेंगे, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये प्रोमिनेंट फीचर है, मेन फीचर है, हमारे मॉर्फिन एक्शन प्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से अब क्या क्या हो रहा है हमारे जीआईटी ट्रैक में, जो HCl का कंसंट्रेशन है, जो हमारा HCl सिक्रीट हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। जो हमारा टोन है स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको ये इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जितने भी सिक्रीशन है, टोन इंक्रीज हो रहा है लेकिन जितने भी सिक्रीशन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, उन सब को डिक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो HCl सिक्रीशन हो या और भी सिक्रीशंस हो। और नाउ फिफ्थ है हमारा अदर स्मूथ मसल। अदर स्मूथ मसल में इनका क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले बात करें अगर बिलियरी ट्रैक की, तो जो हमारा बिलियरी ट्रैक का प्रेशर है वो ये इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में ये जो हमारा डिट्रूसर मसल है उनके टोन को ये इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा कि हमें फ्रीक्वेंटली मतलब यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, कि हमें लगेगा कि बस अभी हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना है। नाउ मूविंग ब्रोंकियल मसल में क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, मीन्स जो हमारे ब्रोंक्यूल हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एंड यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कैन प्रोलॉन्ग लेबर। अब ये यूट्रस में भी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा लेबर पेन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा देर तक लेबर पेन हमारा प्रोलॉन्ग होता है तो ये क्या होता है, फिर हमें सी सेक्शन का सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन द ANS। ANS पे ये कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है। सिंपैथेटिक, सेंट्रल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, कहाँ पे, ANS पे। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द मॉर्फिन। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ कहाँ, जीआई ट्रैक पे, नेजल म्यूकोसा, लंग्स, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस रूट। मीन्स इतनी जगहों पर इस रूट से देने पर इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिडली हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इन लीवर, लेवर में इनका मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कंजुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड सिक्रेटेड बाय किडनी, जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो कंजुगेशन ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ होता है। ग्लूकोनाइड कंजुगेशन के बारे में हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था, उनके साथ इनका कंजुगेशन होकर ये किडनी के थ्रू एक्रीट आउट हो जाते हैं। और इनकी हाफ लाइफ कितनी है, 2.5 से 3 घंटे। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके, सबसे पहले तो हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा कि ये सब कुछ डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहे हैं हमारा, तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं म्यू रिसेप्टर की वजह से। तो सबसे पहले बात करेंगे रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब ये किस में कॉज करेंगे, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें भी होगा और जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनमें भी होगा। वोमिटिंग कॉज करेंगे क्योंकि CTZ की वजह से उसको एक्टिवेट कर रहे हैं CTZ को, तो दैट्स वाई वोमिटिंग कॉज होगी। सिडेशन, मेंटल क्लाउडिंग, डिस्फोरिया। सिडेशन बताया है कि ये सिडेटिव इफेक्ट लाएंगे बट स्लीप कॉज नहीं करेंगे। मेंटल क्लाउडिंग मीन्स कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगी। हाइपोटेंसिव इफेक्ट, जाहिर सी बात है जो हमारा BP था वो डिक्रीज हो रहा था, दैट्स वाई हाइपोटेंसिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। राइज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो हमारे ब्रेन का प्रेशर है
ब्रेन में ब्लड का प्रेशर हो गया, वहाँ की मसल्स का प्रेशर हो गया, टिश्यू का प्रेशर हो गया, उसको ये इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे ब्लड में ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, ठीक है, हमारी नर्व्स डैमेज होके ब्लीड करना स्टार्ट कर सकती हैं। नाउ एपनिया, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एपनिया हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन की हम लोगों ने बात की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एलर्जी हो सकती है, इडियोसिंक्रेसी कॉज हो सकता है, जो और अगर हमने डोज ज़्यादा दे दी तो उसकी वजह से मॉर्फिन पॉइजनिंग भी हो सकती है। एंड टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हैबिचुअल हो गए तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए टॉलरेट हो जाएगी, और या फिर हम उस पर फिजिकली डिपेंड हो जाएंगे कि इसको खाने से ही हमारे पेन को रिलीफ मिलेगा, तो हम लगातार कंटिन्यूअस यूज़ करने लगेंगे। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। नाउ मूविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारे ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे ओपॉइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमारे ओपॉइड रिसेप्टर हैं वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे एक्ट करके, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सीएनएस की सारी भी जितनी भी ड्रग्स हैं वो हमारे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के थ्रू एक्ट करती हैं। मीन्स कि जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक से रिलीज होके ये सब अपना पोस्ट सिनेप्टिक पे इफेक्ट दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें ओपॉइड एनाल्जेसिक की, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहता है कि दीज आर द ड्रग जो कि एक्ट करती हैं ओपॉइड रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है, ओपॉइड रिसेप्टर के थ्रू ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। और क्या ये कहाँ पे एक्ट करेंगी, जो हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, आपको साइड में एक फिगर बना हुआ दिख रहा है जिसमें कि ओपॉइड रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पीछे बने हुए हैं, सिनेप्टिक वेसिकल बना हुआ है, ठीक है, ओपॉइड रिसेप्टर पे ये एक्ट करेंगी। तो जो हमारा एडेनाइल साइक्लेस का पाथवे होता है उसको ये इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा कैल्शियम की एंट्री हो रहा है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, ये क्या करेंगी, उनकी ओपनिंग को इनहिबिट कर देंगे, उनकी ओपनिंग को इनहिबिट कर देंगे, और जो हमारा पोटेशियम चैनल है उसके एक्टिवेशन को ये इंक्रीज करेंगे, उसको ये प्रमोट करेंगे। जाहिर सी बात है हम पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए दे रहे हैं, तो मीन्स कि हमको अपनी जो डीपोलराइजिंग वाली स्टेट थी वो नहीं चाहिए, और उसको कम करने के लिए क्योंकि वो हमारी डीपोलराइजेशन स्टेट जनरेट हो रही थी एक्शन पोटेंशियल की वजह से, तो हम कैल्शियम की एंट्री को इनहिबिट करके, कैल्शियम की ओपनिंग को इनहिबिट करके उसको डीपोलराइजेशन का इफेक्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल ही कम हो जाएगा तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक ग्लूटामेट, इनके रिलीज को कम करेंगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कैल्शियम होता है वो जब एंट्री करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और जो हमारे ग्लूटामेट रिसेप्टर जो ग्लूटामेट ट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं, या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ प्रेजेंट है वो सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं। लेकिन अब हमने हम जो हमारे ओपॉइड एनाल्जेसिक है इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ओपॉइड रिसेप्टर पे एक्ट किया, उसके बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करके जो एडिनाइल साइक्लेस पाथवे था उसको इनहिबिट कर दिया, उसको इनहिबिट करने के बाद इन्होंने कैल्शियम को चैनल को इनहिबिट कर दिया और पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को प्रमोट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो जो एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में जो हमारे एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिलीज हो रहे थे वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेशियम का कंडक्टेंस है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे न्यूरॉन्स प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक पे आ रहे थे, इनकी जो क्या कहते हैं रिस्पांस, इनका जो रिस्पांस है वो अब कम आएगा हमारे पोस्ट सिनेप्टिक पे, जिसकी वजह से अब पोटेशियम की प्रमोट्स हो रही है ओपनिंग,
पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को प्रमोट्स कर रहे हैं, जो कि क्या कॉज करेगा, हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगा तो हमारी मसल्स जो रिलैक्स हो जाएंगी और हमारा पेन का परसेप्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्री से पोस्ट पे आए, सबसे पहले ओपॉइड रिसेप्टर ने एक्ट किया जी प्रोटीन पे, वहां से एडिनाइल साइक्लेज को पाथवे को इनहिबिट किया, जिसने क्या किया, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट किया, पोटेशियम चैनल को प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हुए, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, पोटेशियम का कंडक्टेंस ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन कॉज हुआ, मसल रिलैक्स हुई और पेन का परसेप्शन कम हो गया। नाउ यूजेस क्या है, यूज़ करते हैं हम रिलीफ ऑफ पेन, क्योंकि एज एनाल्जेसिक यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेन को रिलीव करने। टर्मिनल इलनेस बेसिकली वो इलनेस होती हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसका रिजल्ट यही होता है कि या तो उसमें डेथ हो जाएगी या फिर वो लंबे समय तक चलती जाएगी, लाइक कैंसर हो गई, माई डिजीज, अल्जाइमर हो गई। प्रो ऑपरेटिव मेडिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन, ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के पहले के मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं। पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट, अगर कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत लगता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। कफ में यूज़ कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रिकल एनाल्जेसिया मीन्स कि जब लेबर पेन होता है तो लेबर पेन में एज अ एनाल्जेसिक हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ इंटरैक्शन, कि इनका इंटरैक्शन कौन कौन सी ड्रग के साथ होता है। फिनोथायजीन, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, माओ इनहिबिटर, एम्फेटामिन, नियोस्टिग्मिन पोटेंशिएट, मॉर्फिन एंड अदर ओपॉइड्स आइदर बाय रिटार्डिंग। ये जो अगर फिनोथायजीन, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, माओ इनहिबिटर, एम्फेटामिन, नियोस्टिग्मिन, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो मॉर्फिन को पोटेंशिएट करती हैं। क्यों, कैसे करती हैं, इनके जो मेटाबॉलिज्म है या इनके मेटाबॉलिज्म को ख़त्म करके ये उन पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके अपना रिजल्ट देती हैं। ओपॉइड रिसेप्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और ओपॉइड की ड्रग जो मॉर्फिन है ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू।